बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जिला रामबन के इलाके रामसू में डिटोनेटर बरामद किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने डिटोनेटर बरामद किया है। पुलिस इस मामले की तहकीक कर रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर से दे रहे हैं। जिला रामबन के इलाके रामसू में डिटोनेटर बरामद किया गया है, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज अलर्ट पर दिखाई दे रही हैं और सिक्योरिटी फोर्सेज ने डिटोनेटर को बरामद भी कर लिया है। पुलिस मामले की तहकीक कर रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर से दे रहे हैं। पुलिस मामले की तहकीक कर रही है, तस्दीक कर रही है। डिटोनेटर यहां पर कैसे आया, आपको बता दें कि जिला रामबन के इलाके रामसू में डिटोनेटर बरामद किया गया है, जिसके बाद सिक्योरिटी अमला चौकस नजर आ रहा है और डिटोनेटर बरामद करने के बाद पुलिस पूरे मामले की तहकीक कर रही है कि आया ये डिटोनेटर यहां कैसे पहुंचा और कैसे नस्ब किया गया। उधर बडगाम के चाडूरा में मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान जम्मू कश्मीर में इनकाउंटर हुआ। इस इनकाउंटर में एक मिलिटेंट मारा गया, जबकि दूसरे को गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरा मिलिटेंट इनकाउंटर के दौरान फरार हो गया था। इसको खरेव से गिरफ्तार किया गया है। इसके कब्जे से एक पिस्तौल और दस्ती बम बरामद हुआ है। इस दौरान इनकाउंटर के मकाम से एक AK-47 और एक पिस्तौल भी बरामद हुई है। फिलहाल इनकाउंटर खत्म हो गया है, लेकिन सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। मिला था कि मछुआ विलेज में 2 टेररिस्ट छिपे हुए हैं। तो पुलिस, आर्मी, CRP मिलकर कॉर्डन डाला। कॉर्डन डालते ही फायरिंग आया। बाद में अपील किया गया सरेंडर करने के लिए, तो मिलिटेंट सरेंडर नहीं किया और दौरान इनकाउंटर एक टेररिस्ट मारे गए, जो गौरीपुर अवंतीपुर का है, LAT से वास्ता रखता है और उसका नाम साकिब डार है। उसके बाद उसके पास से कुछ डायरी मिला। डायरी को जब हम लोग पढ़ें तो पता चला कि उसमें एक दूसरा मिलिटेंट है, कहाँ छिपा उसमें लिखा हुआ था। उसके बाद हम लोग वहाँ पर रेड मारे तो वहाँ से पता चला कि एक ट्रक में वहाँ से भागा है। तो बाद में पुलिस, आर्मी गई, उस मिलिटेंट को भी, जो सभी नज़ार है LAT का, उसको पकड़ लिया। उसके पास एक पिस्टल मिला है, एक ग्रेनेड मिला है और ड्राइवर को हम लोग डिटेन कर लिए। इंट्रोगेशन चल रहा है। आगे बढ़ेंगे। मुल्क भर में कोरोना के 38,628 नए मामले दर्ज हुए हैं, जबकि इस दौरान 40,017 मरीज सेहतयाब होकर अपने घरों को लौट गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे में 617 अफराद कोरोना से हलाक हुए हैं। मुल्क में अब तक कोरोना के 3,18,95,385 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि अब तक 4,27,371 अमवात हुई हैं। कोरोना की दूसरी रफ्तार धीमी पड़ने के बीच अब जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े सामने आ रहे हैं, पिछले 24 घंटे में देश भर में 38,000 से ज़्यादा नए कोरोना के मामले देखने के लिए मिले हैं, जबकि 617 लोगों की मौत हुई है। देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 44 नए मामले सामने आए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार की चिंता बढ़ती नजर आ रही है, जिस तरीके से मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने ये साफ कर दिया है कि अगर पॉजिटिविटी रेट 5 से ऊपर जाता है तो लॉकडाउन लगाने में सरकार बिल्कुल भी देरी नहीं करेगी। और इस तरीके से तैयारियां जो दिल्ली में की जा रही हैं उस पर भी उन्होंने बात की। तो ऐसे में लोगों से लगातार ये अपील की जा रही है कि जो कोविड का एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसे अपने लाइफस्टाइल में लेकर आएँ, मास्क का इस्तेमाल करें, सामाजिक दूरी का उल्लंघन ना करें, सैनिटाइज करें। क्योंकि पिछले दिनों हमने जिस तरीके की तस्वीरें देखी, चाहे वो पर्यटक स्थलों की तस्वीरें हों या फिर बाज़ारों की तस्वीरें हों, लोग खुलेआम सामाजिक दूरी का उल्लंघन करते नजर आए। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चिंता जताई थी। तो लोगों से लगातार सरकार यही अपील कर रही है कि कोविड की तीसरी लहर से बचने के लिए कोरोना की जो गाइडलाइंस है उनको पूरी तरीके से पालन करें और अपने लाइफस्टाइल में मास्क का इस्तेमाल, सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल और सामाजिक दूरी को अपनाएं। कैमरा पर्सन गौरव के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। नासिक में डेल्टा वेरिएंट के 30 मरीज मिलने के बाद महाराष्ट्र हुकूमत अलर्ट हो गई है। इस सिलसिले में रियासती वजीर छगन भुजबल ने एक मीटिंग बुलाई है, जहां से मरीज मिले हैं वहां के आसपास के 13 गांव में अलर्ट जारी किया गया है। मरीजों के राब्ते में आए अफराद की जांच जारी है। रात की खबर यह है कि सभी मरीजों की हालत मुस्तहकम है। कुछ मरीजों को अस्पताल से छुट्टी भी मिल चुकी है। हुकूमत ने आवाम से अपील की है कि डरने की जरूरत नहीं है, बस जो गाइडलाइंस हैं उसका खास ख्याल रखें।
कर्नाटक हुकूमत ने अभी से कोरोना की तीसरी लहर पर काबू पाने की कवायद शुरू कर दी है। आज रात से पूरी रियासत में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है। कोरोना के मामलात में इजाफे को देखते हुए हुकूमत ने कदम उठाया है। इसके अलावा महाराष्ट्र और केरल के सरहदी अजला में वीकेंड कर्फ्यू लगाने का भी ऐलान किया गया है। नाइट कर्फ्यू के दौरान जरूरी खिदमात को बहाल रखने का फैसला किया गया है। तो कर्नाटक से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं कि कर्नाटक हुकूमत ने अभी से कोरोना की तीसरी लहर पर काबू पाने की कवायद शुरू कर दी है और इसी जिम्न में आज रात से पूरी रियासत में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू का निफाज होगा। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रऊफ अहमद हल्लर जुड़ रहे हैं। रऊफ, पिछले एक हफ्ते की अगर हम बात करेंगे तो कोरोना के केसेस कर्नाटक में किस हद तक बढ़े जिसके बाद नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला रियासती हुकूमत ने लिया है? जी देखिए, पिछले हफ्ते से आहिस्ता आहिस्ता कोरोना के केसों में दोबारा इजाफा हो रहा है। इसके पेश नजर रियासत के वजीर आला बसवराज बोम्मई ने कल रात से ही यह ऐलान कर दिया है कि रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू नाफिज रहेगा। ये पूरी रियासत में नाइट कर्फ्यू रहेगा, जबकि जो सरहदी इलाके हैं महाराष्ट्र और केरला के, जैसे बेलगाम, बीजापुर और मंगलूर, यहाँ इन अजला में वीकेंड कर्फ्यू यानी आज शनिचर और इतवार के दिन वहां पर कर्फ्यू रहेगा, साथ में नाइट कर्फ्यू भी जारी रहेगा। तो इस लिहाज से एक बड़ा फैसला दोबारा हुकूमत ने लिया है, चूंकि हुकूमत को ये अंदेशा है कि कहीं तीसरी लहर दस्तक दे और ज्यादा परेशानी न हो। इससे पहले ही एहतियाती तौर पर ये कदम रियासती, जैसे कि आज रात से ही नाइट कर्फ्यू का निफाज होगा। तो रऊफ अहमद हल्लर, आज अगर बात बेंगलुरु की सिर्फ कर लें और पूरे कर्नाटक की कर लें तो किस तरह से तैयारियां दिखाई दे रही हैं? क्योंकि नाके लगाए जाएंगे, हर तरह की पाबंदियां लगाई जाएंगी रात में। जी देखिए, अभी पुलिस कमिश्नर, बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर कमल पंत ने जो बयान दिया है उसमें यही बात उन्होंने कही है कि रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का सिलसिला शुरू हो चुका है और उन्होंने ये बात कही कि सिर्फ जरूरी सहूलियात बहाल रहेंगी, जबकि गैर जरूरी तकरीबात, गैर जरूरी घूमने फिरने पर पाबंदी आयद रहेगी। और ये बात उन्होंने कही कि अवाम जो है खुद इस खतरे का एहसास करें, क्योंकि कोरोना से जो की दूसरी लहर से जो नुकसानात उठाने पड़े हैं वो सब अवाम के सामने हैं। जिस तरह से अमवात हुई, जिस तरह से मसाइल पेश आए, इन तमाम चीजों को देखते हुए तीसरी लहर न आए, इस सिलसिले में उन्होंने ये बात कही कि अवाम रजाकाराना तौर पर तमाम जो रूल्स बनाए गए हैं उस पर अमल करें और कोरोना से बचने की जो भी तदाबीर बताई गई हैं उन पर अमल करें। अब ये देखना ये होगा कि हुकूमत ने जो फैसला लिया है, यानी कि एक जानिब हुकूमत ने जो मुकम्मल तौर पर यहाँ पर छूट दी गई थी तमाम पूरी रियासत भर में पिछले 15 से 20 दिनों के अंदर, लेकिन तो उस पर पूरी तरीके से अमलावरी नहीं देखी गई। यही वजह है कि अब फिर से लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला हुकूमत की तरफ से लिया जा रहा है। बेहद शुक्रिया, आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे, अपडेट लेते रहेंगे। रऊफ हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं, इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे जो कि राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी केस से जुड़ी हुई है। राज कुंद्रा की जमानत की अर्जी को बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। रेयान थोरपे की अर्जी भी खारिज कर दी गई है। दोनों अपनी गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताते हुए राहत की अपील इन्होंने की थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी केस के हवाले से राज कुंद्रा की जमानत की अर्जी को बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज किया है। सिर्फ राज कुंद्रा ही नहीं बल्कि रेयान थोरपे की अर्जी भी खारिज कर दी गई है। दोनों ने अपनी गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताते हुए राहत की अपील की थी कि उन्हें राहत फराहम किया जाए। एक बड़ा झटका एक तरीके से कहा जा सकता है। मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, किसी तरह की राहत की खबर सामने नहीं आ रही राज कुंद्रा के लिए। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अमित जुड़ रहे हैं। अमित, राज कुंद्रा को कोई राहत मिलते हुए नहीं नजर आ रही है?
देखिए, निश्चित तौर पे राज कुंद्रा की याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है और पोर्नोग्राफी मामले में राज की याचिका खारिज कर दी हाईकोर्ट ने। और जो उनके साथी थे रेयान थोरपे, उनकी भी याचिका जो है खारिज की गई है। दोनों ने हाईकोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को इलीगल बताया था, अदालत से राहत की गुहार लगाई थी और आज अदालत ने दोनों की याचिका खारिज की। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से लगातार एक के बाद एक सबूत सामने आ रहे हैं, 2 दिन पहले एक पीड़िता का भी बयान दर्ज किया गया। पीड़िता ने भी कहा था कि उन्हें एग्रीमेंट से धोखे से साइन करवाया गया, उन्हें जो है न्यू फिल्में करने के लिए कहा गया और ये बताया गया कि ये फिल्में बाहर के देशों में जो है रिलीज होंगी तो किसी को पता नहीं चल पाएगा। तो एक पीड़िता भी सामने आई, उसने बयान दर्ज कराया। शर्लिन चोपड़ा को भी कल बुलाया गया था क्राइम ब्रांच में। शर्लिन चोपड़ा ने भी कहा था कि मेरे साथ भी कुछ ऐसी चीजें हुई थी जिनके पूरे दस्तावेज मैंने मुंबई क्राइम ब्रांच को, प्रॉपर्टी सेल को मैंने सौंपे हैं। और जिस तरह से जो है लॉकर एक मिला इनके घर से और जिस तरह से डॉक्यूमेंट मिले हैं, फिर फॉरेन करेंसी इनके यहाँ से मिली है, फिर जो पॉर्न वीडियो जो है बनाए जा रहे थे उस वीडियोज को लगभग 120 वीडियो को जो है क्राइम ब्रांच ने अपने कब्जे में लिया है, उसे एनालाइज किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं और ये भी हो सकता है कि ये आने वाले दिनों में जो है कुछ और भी गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में देखने को मिल सकती हैं। बिल्कुल, तो आने वाले दिनों में कई और गिरफ्तारियां अब देखने को मिल सकती, जैसा कि अमित ने कहा। और जैसा कि हम जानते हैं कि राज कुंद्रा ने आज एक अर्जी दाखिल की थी अपनी गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताते हुए और इस अर्जी को ही बॉम्बे हाई कोर्ट यानी अदालत ने खारिज कर दिया है। तो एक बड़ा झटका माना जा सकता है राज कुंद्रा के लिए। बेहद शुक्रिया हमारे साथ हमें जुड़ने के लिए, इस हवाले से तफसीलात फराहम करने के लिए। क्या सैनिटाइजर नुकसानदेह है? क्या टीके आपके डीएनए को मुतासिर करते हैं? क्या टीकाकारी आपको कोविड-19 से मुतासिर कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके ख्याल में आते हैं? खैर, अब एक जगह है जहां आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा या दिया जा सकता है। ये सब आपके फोन पर मौजूद है। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की कौमी सतह की टीकाकारी से मुतालिक बेदारी मुहिम के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई है। आपको बस इतना करना है कि 7977773753 नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आपको उसी वक्त आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक करके पेश किया गया है। तो आगे बढ़ें, कोविड-19 पर अपने सवालों को व्हाट्सएप करें और अपनी जरूरत की सभी जानकारी को हासिल करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। बिहार में आज से 25 अगस्त तक अनलॉक 6 शुरू हुआ है। स्कूलों के साथ सिनेमा हॉल और मॉल भी खुल गए हैं। आज से स्कूलों और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में 9वीं और 10वीं जमात के स्कूलों से शुरुआत होगी। ज्यादातर स्कूल पटना में खुल चुके हैं। स्कूलों और कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोरोना गाइडलाइंस पर अमलावरी को लाजमी करार दिया गया है। लंबे अरसे के बाद बिहार में आज से 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए सभी स्कूल खोल दिए गए हैं और ये तस्वीर है पटना के एक प्रतिष्ठित स्कूल की। देखिए, जो टीचर्स हैं उनके आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है और शिक्षा विभाग ने कई तरह के एडवाइजरी जो है वो जारी की है। सबसे बड़ी बात यही है कि 50% उपस्थिति के साथ स्कूल को खोलने का फैसला लिया गया है। हर छात्र एक दिन बीच कर स्कूल आएगा। खासकर शौचालयों की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। सैनिटाइजेशन किया जाएगा। संस्थानों में हाथ की सफाई की सुविधा अनिवार्य कर दी गई है। तो निश्चित तौर पर अब धीरे धीरे स्कूलों में चहल पहल बढ़ेगी और टीचर्स जो हैं वो लगातार आ रहे हैं। एक लंबे अरसे के बाद स्कूलों में चहल पहल जो है वो दिख रही है, रौनकता जो है वो दिखेगी यहाँ पर। और निश्चित तौर पर यहाँ पर अब सभी स्कूल जब खुलेंगे तो धीरे धीरे जो शैक्षणिक गतिविधियाँ हैं वो पटरी पर लौटने लगेंगी, क्योंकि लंबे अरसे से ऑनलाइन क्लासेस तो हो रहे थे लेकिन जो ऑफलाइन क्लासेस थे वो पोस्टपोन किए गए थे। तो ऐसे में जो शैक्षणिक गतिविधियां थीं वो ठप पड़ गई थी एक तरीके से। और लगातार हालांकि देखना होगा कि गार्जियंस जो हैं उनका क्या रिस्पांस होता है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अधिकांश जो बच्चे हैं वो अभी कोरोना का वैक्सीन जो है वो नहीं लिए हैं। तो गार्जियन का क्या एटीट्यूड होता है ये देखना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि शिक्षक हो या शिक्षकेतर कर्मचारी हो, सभी के लिए वैक्सीनेशन जो है वो अनिवार्य किया गया है। यानी जिनको वैक्सीन पड़ा है वही स्कूलों में जो कक्षाएं संचालित होंगी या फिर जो दूसरी गतिविधियां होंगी उसमें शामिल होंगे। और निश्चित तौर पर यही कहा गया, जो विद्यालय के प्रधान होंगे वो देखेंगे कि उनके विद्यालय में जो टीचर और जो नॉन टीचिंग स्टाफ हैं उन्होंने वैक्सीन ले लिया है। इस बात का ध्यान रखा जाएगा और एक पहल जो है वो शुरू हो गई है निश्चित तौर पर। मैडम, लंबे अरसे के बाद और एक लंबे अरसे के बाद आप लोग स्कूल आ रही हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। वी आर मिसिंग द चिल्ड्रन। बिल्कुल
अब जो गतिविधि है वो ठीक हो सही हो जाएगी और निश्चित तौर पर अब होना भी चाहिए और देखना होगा अब जो एडवाइजरी जारी की गई है शिक्षा विभाग की तरफ से उसको कितना फॉलो किया जाता है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कोरोना का खौफ जैसे जैसे कम हो रहा है, धीरे धीरे हुकूमत कोरोना की वजह से लगी पाबंदियों को हटा रही है। महाराष्ट्र हुकूमत ने स्कूलों को लेकर बड़ा फैसला किया है। महाराष्ट्र में 17 अगस्त से 5वीं से लेकर 8वीं तक के स्कूल खुलेंगे। 8वीं से 12वीं तक के स्कूल और कॉलेज भी खुलेंगे। जिन इलाकों में कोरोना के मामले कम हैं, उन्हीं इलाकों में कोरोना की मुकम्मल गाइडलाइंस के साथ स्कूल खुलेंगे। महाराष्ट्र में हमने पहले ही ग्रामीण भाग के जो स्कूल है उसमें हमने 8 से लेकर 12 तक कैसा हाल तो था रामनाथ स्कूल और बच्चे अब ये निर्णय हम लोग ले रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। मुंबई पुलिस को रात एक कॉल मौसूल हुई जिसमें 4 जगह पर बम रखने की इत्तला दी गई। CST, बाइकुला, दादर स्टेशन और अमिताभ बच्चन के बंगले पर बम रखने की इत्तला मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि कॉल कहां से आया था। इस सिलसिले में 2 अफराद राजू और रमेश को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ जारी है। मजीद अपडेट हासिल करेंगे, रुख करेंगे मुंबई का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे जुड़ रहे हैं। प्रशांत, ये बताइएगा कब ये कॉल किया गया और जिसके बाद पुलिस के हाथ अभी खाली हैं? कहा जा रहा है कि 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, कुछ पता चल पाया? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं तो कल रात को 8:53 पर जो है 100 नंबर यानी कंट्रोल पे जो है एक अनजान व्यक्ति ने कॉल किया और जब वहां पर कंट्रोल में जिस पुलिसकर्मी ने फोन उठाया उसे ये कहा गया कि मुंबई के 3 स्टेशन जिसमें भाईखल्ला, दादर और CST जो प्राइम स्टेशन है, काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, और उसके साथ साथ जुहू स्थित अमिताभ बच्चन के बंगले के पास हमने बम रखा हुआ है और अब जो है बड़ा वारदात अंजाम दिया जाएगा हमारी तरफ से। इस बात की जैसे ही कंट्रोल पर बातचीत होती है फोन पे तो तुरंत कंट्रोल जानकारी जो है कमिश्नरेट को देते हैं और उसके बाद जो जुडिशियल और बॉम्ब स्क्वाड के जो अधिकारी और कर्मचारी होते हैं वो डिवाइड होकर के चारों लोकेशन पर रात में ही पहुंचते हैं। रात में ही सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है, लेकिन पाया जाता है कि मौके से कुछ भी बरामद नहीं हुई, सारी चीज जो है अंडर कंट्रोल थी। उसके बाद उस कॉल को जो है ट्रेस किया गया, लोकेशन निकाली गई। उसके बाद 2 व्यक्तियों को जो है माफ कीजिएगा 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है फिलहाल और दोनों से लगातार पूछताछ की जा रही है, क्योंकि ये हॉक्स कॉल जब एक बार डिक्लेयर हुआ, इस बात की पुष्टि जब कर ली गई कि चारों लोकेशन पे कोई भी ऐसे बम या कोई भी ऐसे विस्फोटक सामग्री नहीं रखी गई है, तो उसके बाद इन दोनों को अब डिटेन किया गया है। रात से ही दोनों से पूछताछ की जा रही है और जाना जा रहा है कि इसके पीछे का मकसद क्या था। क्या उन्होंने सिर्फ ऐसे ही फोन कर दिया था या फिर इसके पीछे कोई उनकी साजिश थी या फिर किस इंटेंशन से उन्होंने फोन किया था, इस बात की जो है तफ्तीश अब मुंबई CIU यूनिट की तरफ से की जा रही है। जी, तो इस हवाले से तफ्तीश की जा रही, 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, उनसे पूछताछ भी जारी है। मजीद अपडेट हासिल करते रहेंगे। बेहद शुक्रिया प्रशांत हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। PM मोदी इस वक्त तबादले ख्याल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से इस्तेफादा कुनिंदगान लोगों से इस वक्त तबादले ख्याल PM मोदी का सीधे तौर पर आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। अब हम चलेंगे होशंगाबाद, जहां पर श्रीमती माया उइके जी मौजूद हैं। माया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। माया जी नमस्ते। नमस्कार सर जी, बहुत बहुत नमस्ते सर जी आपको। जय जोहार। जी सर। अच्छा, मुझे बताया गया है कि आप तो स्वयं मजदूरी भी करती हैं और पूरे परिवार को चलाती हैं। हाँ सर जी। तो अभी इस मुसीबत के कालखंड में कुछ दिक्कत भी आती होगी। दिक्कत आई ना सर जी। माया जी बताइए कुछ। जी सर, मैं छोटी सी लेडीज सामान की दुकान है सर जी मेरी, वो चलाती हूँ और बाहर गांव भी सर सामान बेचती हूँ जाकर। और 5 महीने से जो फ्री राशन मिला है आपके जरिए हमें, उससे बहुत फायदा हुआ सर जी। और कोरोना में सर जी दुकान उकान कुछ चली नहीं हमारी, पर आपने जो गेहूं चावल फ्री दिया सर जी उसमें हमें बहुत फायदा हुआ, उससे मेरा घर अच्छे से चल पाया सर जी। और बहुत मतलब सर जी कुछ हमें लाभ मिला सर जी उससे। माया जी, आपकी पढ़ाई क्या हुई है? सर जी मैं 8वीं तक पढ़ी हूँ सर जी, 8वीं पास करा है सर जी मैंने। कितने गांवों में जाती हैं अपना माल बेचने के लिए आप? सर जी मैं जो पास हैं वहीं पे जाती हूँ सर जी, जो मतलब हमारे गांव से लगे हुए हैं।
तो बस में ज्यादा जाती दूर हैं? नहीं। नहीं सर जी, बच्चे या पति कोई भी छोड़ जाते हैं सर जी गाड़ी से, तो हम चले जाते हैं और सामान बेचते सर दिन भर और फिर शाम को वापस आ और जाते हैं। क्या क्या बेचते हैं आप? लेडीज का पूरा सामान रखती हूँ सर जी मैं। तो आप बनवाते हैं या बाहर से ला करके बेचते हैं? मैं होशंगाबाद से लाती हूँ सर जी खरीद के और फिर यहाँ पे बेचती हूँ लाके। माया जी ये बताइए जी सर। कि आपके घर में ये जो प्राथमिक जिसको सुविधाएं कहे, जी सर। जैसे बिजली है, पानी है, घर अगर पक्का हो, ऐसा कुछ है कि बड़ी मुसीबत से गुजरना पड़ रहा है, नहीं सर अंधेरे जी, में सब जीना है पड़ कुछ। रहा है? नहीं सर जी, लाइट रहती है, लाइट भी नहीं जाती सर जी, पानी भी है, हेडपंप लगे हैं सर, सरकारी बगल में ही है सर, कोई परेशानी नहीं है सर कुछ चीज की। हाँ। पानी बिजली सब है सर बराबर। बच्चों को पढ़ाते हो माया जी? बच्चे में 2 हैं सर, पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल में नाम लिखा है सर दोनों का। तो पढ़ाने का मन है? पढ़ाते हैं ना सर उनको। नहीं, आगे भी पढ़ाओगी कि फिर थोड़े बड़े हो जाएंगे तो फिर उनको भी सब कपड़े बेचने के लिए भेज दोगी? नहीं सर, उनको तो पढ़ाएंगे सर, आपकी कृपा रहेगी तो सर आगे बड़े आदमी बनेंगे पढ़ के लिख के। तो पीएम मोदी का तबादले ख्याल आप सुन रहे थे। आप प्रधानमंत्री अन्न योजना के इस्तीफादा कुनान से बातचीत हो रही थी। फिलहाल आगे बढ़ लेते। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।